नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल शिक्षा सोपान पर। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, अपना जो चैनल बना हुआ है शिक्षा सोपान, इस चैनल पर एक महा बैच चला हुआ है जिसमें हम बात करने वाले हैं एलडीसी चैंपियन, जो आपका बैच है 2026 में। यानी कि आपकी परीक्षा है, लगभग परीक्षा आपके पास आने वाली है, जिसके चलते हमारा एक दायित्व बना है कि आपको क्या है बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने का जल्द से जल्द प्रयास किया जाए और तमाम टॉपिकों को एक एक करके बारीकी से आपको अध्ययन कराते हुए हम आगे चलें। तो हमने सबसे पहले राजस्थान जीके का जो टॉपिक लिया था उसमें बात की थी राजस्थान हिस्ट्री को लेकर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित आपके जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है, कौन सी जो आधुनिक राजस्थान का इतिहास होता है, उससे संबंधित सबसे ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। बाकायदा जो आपका सबसे ज़्यादा बजट होता है अपने इसमें, वो होता है अपना मॉडर्न हिस्ट्री का। उसके बाद आपका आता है अपने एंशियंट हिस्ट्री। फिर लास्ट में सबसे बात करें जो अपने राजा महाराजा हैं, उनका आपको ज़्यादा नहीं मिलता है, मात्र एक या दो क्वेश्चंस आते हैं, जिसके चलते आपको सारे राजवंश पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा जो एलडीसी की तैयारी आप कर रहे हो या किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए सेशन बेहद खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस सेशन की बात करें तो अपने जो चैनल है, इस चैनल पर बाकायदा जीके का संपूर्ण कोर्स हमारे द्वारा कराने का प्रयास रहेगा। बाकी आप क्या है अपने इस चैनल से जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी क्या है अपनी बेहतर ढंग से या बेहतरीन तरीके से आप अपनी स्टडी करते रहिएगा। जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है, आपके लिए कमेंट बॉक्स बाकायदा खुला हुआ होता है। अब बात करें राजस्थान एकीकरण का, हमने टॉपिक लिया था अपना राजस्थान हिस्ट्री में, उसमें पार्ट फर्स्ट आपका हो चुका है कंप्लीट, जिसमें हमने कुछ चर्चाएं की हुई हैं। बाकायदा आपने जो चर्चाएं देख ली होंगी उस सेशन में जो हमने की थी कि राजस्थान हिस्ट्री में जो आपका राजस्थान एकीकरण है उसमें क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलती हैं। तो हमने नॉर्मली रूप से आपको चेक करने के लिए कि हमारा पढ़ाने का एक्सप्लेनेशन करने का तरीका कैसा है, वो हमने आपको बताया था। तो उम्मीद करेंगे आपने वो सेशन देख लिया होगा। यदि आपने वो सेशन नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उस क्लास की हमने डाल रखी है, तो वहां जाकर क्या है आप उस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें क्या है आपका पूरी सीरीज चलेगी। एक टॉपिक दूसरे क्लास या पिछली जो क्लास आपकी हुई है उस पर क्या है डिपेंड रहेगी। यदि आपने पिछला सेशन नहीं देखा है तो बाकायदा आप पिछले सेशन को देख के इस सेशन को लीजिएगा। हालांकि रिवीजन हम साथ ही साथ आपको करवाते हुए चलने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, हम बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, बात करेंगे राजस्थान एकीकरण। ये है आपका पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड के बारे में हम बात करेंगे और पार्ट सेकंड में हमने पूरा जो एकीकरण है वो करने का प्रयास रहेगा ट्रिक के माध्यम से, जिसमें हमने अपने राजस्थान की जो जितनी भी रियासतें थी उनको याद करने के लिए ट्रिक्स आपको बताई थी। आगे जो भी आपको देखने को मिलेगी उसके बारे में आप पढ़ते हुए चलना है। तो दोस्तों, बात करें सबसे पहले जो अपना राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय, यानी कि भारत की हम बात करें तो भारत में 565 देशी रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 565 आपकी देशी रियासतें थी। अब उनको क्या है मतलब अलग अलग रियासतें थी, तो उनको एकीकृत करने के लिए क्या है अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा एक रियासती सचिवालय की स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को। तो जैसे ही उनके द्वारा 5 जुलाई 1947 ईस्वी को रियासती विभाग की स्थापना उनकी अध्यक्षता में कर दी गई थी। साथ ही साथ बात करें फिर वहाँ जो रियासती सचिवालय की स्थापना की गई थी उसमें जो बनाए गए थे अपने सचिव, वो थे अपने बीपी मेनन। तो ये सबसे ज़्यादा आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका राजस्थान एकीकरण का टॉपिक है होने को तो, लेकिन सरदार पटेल क्या है एकीकरण से अपने जुड़े हुए थे। बहुत सारे इन्होंने क्या है अपने काम किए थे राजस्थान एकीकरण को लेकर। यानी कि जो सर्वाधिक राजस्थान एकीकरण का श्रेय जाता है ना, वो जाता है अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। तो उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आगे हम बात करें अब इसमें, तो देखिएगा दोस्तों, हमने जो पढ़ा था राजस्थान एकीकरण के बारे में, जो रियासतें थी ये हमने पढ़ ली हैं। तो इसमें हम आगे हम बढ़ते हुए चले अपने। तो देखो, हमने बताया था कि राजस्थान इतिहास के पितामह अपने कर्नल जेम्स टोड हैं। तो फटाफट से आप रिवीजन कर लीजिएगा अपना। ये स्लाइड है, बाकायदा आपको जो भी हमारे द्वारा पिछले सेशन में पढ़ाया गया था इसके जरिए भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो कर्नल जेम्स टोड हैं, पितामह कहलाते हैं अपने किसके? राजस्थान इतिहास के। किसके? राजस्थान इतिहास के कौन कहलाते हैं अपने पितामह या जनक? वो कहलाते हैं अपने कर्नल जेम्स टोड। कौन हो जाएंगे? कर्नल जेम्स टोड। इनके द्वारा ही सबसे पहले राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया गया था। और इनकी एक पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ
राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, इनकी ये पुस्तक थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बार बार आपसे एग्जाम में ये रिपीट की जाती है। इसके अलावा जॉर्ज थॉमस की बात करें तो इन्होंने क्या है, नामकरण दिया था अपना राजपूताना। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अपने जॉर्ज थॉमस ने। एक विलियम फ्रैंकलिन नाम से एक पुस्तक लिखी गई थी, मतलब जो विलियम फ्रैंकलिन थे उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उसमें जॉर्ज थॉमस ने क्या है जो नामकरण किया था अपने राजस्थान का, राजपूताना कहा था। ये आप ध्यान रखिएगा। द मिलिट्री ऑफ मेमोरियल्स, इस नाम से कुछ पुस्तक थी अपनी, उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मोनोत नैन्सी है, मोनोत नैन्सी को राजस्थान का क्रमबद्ध अध्ययन करने का श्रेय जाता है। ये भी आप बेसिक प्रश्न ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम बात करें, इसमें आगे हमने पढ़ा था एकीकरण के बारे में कि जो 19 स्वतंत्र रियासतें थीं और अपने 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, उसके बारे में हमने बात की थी। तो ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था ना, उसमें जो समय लगा था, समय के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है बाकायदा, तो समय को आप जरूर ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप समय को जरूर ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान एकीकरण का जो समय लगा था एकीकरण करने में, वो लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कितना? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन क्या है यहाँ पर कुल समय लगा था। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम बात करें, जैसे अपने जब हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान को लागू करने में कितना समय लगा था, इसके अलावा बनने में कितना समय लगा था, तो देखो इसको थोड़ा जोड़ के आप पढ़ सकते हैं। आप साथ ही साथ अपना जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान लागू होने में कितना समय लगा था, तो ध्यान रखिएगा लागू होने में और बनने में दोनों में क्या है, अलग अलग डिफरेंस है। यदि आपसे भारतीय संविधान के बारे में पूछा जाए कि लागू कब हुआ था, तो लागू होने का जो समय है ना, वो है 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। जबकि बात करें हम कि जो अपने भारतीय संविधान है वो बनने में कितना समय लगा था, तो वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा। ये हो गया, साथ ही साथ ये तो अपना लागू होने में लगा था समय और ये था अपना बनने में समय लगा था। तो दोनों ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये आपका जो भर्तियां हुई थी उसमें एसआई की एग्जाम होती है, आपकी सब इंस्पेक्टर जो होती है आपकी एग्जाम्स, उसमें पूछा गया था ये प्रश्न। ज़्यादातर विद्यार्थियों ने क्या किया था, इसके बारे में उनको अच्छा खासा नॉलेज नहीं था, तो वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन करके आए थे। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को जोड़कर आप पढ़ सकते हैं। मुझे लगा कि आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष की बात हो रही है, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। तो ये तो एकीकरण होने में समय लगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें आगे, तो देखो अब बात कर रहे हैं हम जो अपने राजस्थान एकीकरण में हमने जब पिछला सेशन लिया था उसमें हमने ट्रिक्स को याद करने के लिए बताया था। लगभग हम जो पहुंच चुके थे उसमें बात करें, उसमें हम बात करें, हमने देखी थी ट्रिक एमपी से वह वर्ष राजस्थान आई, राजस्थान आई। ये हमने एकीकरण को जो 7 चरणों में बांटा था वो देख लिया था। एम से हो जाएगा मत्स्य संघ, ठीक है, पी से हो जाएगा पूर्व राजस्थान संघ, से हो जाएगा संयुक्त राजस्थान, वह से हो जाएगा बृहद राजस्थान, बस से हो जाएगा संयुक्त बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहद राजस्थान, रा से हो जाएगा राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, आई से हो जाएगा वर्तमान राजस्थान। ये हमने देखा था, ठीक है, ये ट्रिक्स हमने देख ली थी। ये तो चरणों के नाम हो गए। अब चरणों के नाम हमने देखा था रियासत, क्या देखा था, रियासत। तो रियासतों को भी ध्यान रख लीजिएगा, इसमें तो हो जाएगा रियासत, एक साइड रख लीजिएगा ठिकाना, ठीक है, ठिकाना। तो मत्स्य संघ में हम बात करें तो कितनी रियासतें थी, यहाँ पर हम बात करें मत्स्य संघ में, आप ABCD से याद रखिएगा, ABCD से, ये हमने आपको बताया था
ए से हो जाएगा अलवर, बी से हो जाएगा भरतपुर, सी से हो जाएगा करौली, डी से हो जाएगा धौलपुर। और ठिकाना था अपना अलवर में। किसमें? अलवर में एक ठिकाना हुआ करता था, वो था नीमराना। कौन सा? नीमराना, आप याद रखिएगा। तो ये तो अपने 4+1 ध्यान रखिएगा। किसमें हो जाएगा अपना पहला चरण जो मत्स्य संघ है उसमें। पूर्वी राजस्थान संघ में बात करें तो यहाँ पर हमने देखा था जो पूर्वी राजस्थान संघ है इसमें आप ध्यान रखिएगा वावू, जाडू, कीको, प्रशाटो, ये हमने बताया था आपको, बाकायदा आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा ये। और इसमें एक ठिकाना हुआ करता था बांसवाड़ा में। कहाँ? बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में जो ठिकाना हुआ था उसका नाम था कुशलगढ़। क्या नाम था? कुशलगढ़, आप ध्यान रखिएगा, कुशलगढ़, यह आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखो वहां से हो जाएगा बांसवाड़ा, भू से हो जाएगा बूंदी, झा से हो जाएगा झालावाड़, डू से हो जाएगा डूंगरपुर, की से हो जाएगा किशनगढ़, को से हो जाएगा कोटा, प्रे से हो जाएगा प्रतापगढ़, सा से हो जाएगा सापुरा, टो से हो जाएगा टोंक। ये हमने बताया था। अब इसमें जो तीसरा आपका संयुक्त चरण है या संयुक्त राजस्थान है, इसमें जो आपको ट्रिक हमने बताई थी, आप 3 से याद रखिएगा। और 3 से क्या? उदयपुर। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बृहद राजस्थान की बात करें तो बृहद राजस्थान में क्या है अपना, यहाँ पर जो JQ है यानी कहें जयपुर को राजधानी बना दिया गया था। जयपुर उसमें शामिल थी, जैसलमेर थी, इसके अलावा जोधपुर। तो JQ ध्यान रखिएगा और प्लस B प्लस, यानी कि ये तो हो गया अपना जो रियासतें हैं, यानी कि जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, जिसमें जयपुर को क्या है राजधानी बनाया गया था। B से हो जाएगा अपना क्या? 12। क्या हो जाएगा? 12। इसके अलावा बात करें यहां पर एक ठिकाना हुआ करता था जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। और जयपुर में जो ठिकाना था उसका नाम था लावा। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां तक हमने क्या है पिछले सेशन में चर्चा बाकायदा कर ली थी। आगे हम बात करें इसमें अगला चरण है संयुक्त बृहद राजस्थान। आप अंदाजा लगा सकते हैं संयुक्त बृहद राजस्थान, तो इसमें तो बृहद राजस्थान तो बाकायदा शामिल हुआ है, साथ ही साथ जो मत्स्य संघ है तो इसमें आप ध्यान रख सकते हैं कोड के हिसाब से 1+4, यानी कि एक तो मत्स्य संघ इसमें शामिल कर दिया गया था और एक कर दिया गया था अपना कौन सा? चौथा चरण कौन सा है? बृहद राजस्थान। तो इन सभी को क्या है ब्लैक करके अपना जो चरण है यहाँ पर बस, यानी कि संयुक्त बृहद राजस्थान ये बना दिया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें राजस्थान संघ। तो राजस्थान संघ में क्या है, एक रियासत आ जाती है अपनी, उस रियासत का नाम है सिरोही। क्या है? सिरोही यहाँ पर जुड़ी थी। कौन सी रियासत का ध्यान रखेंगे आप? सिरोही रियासत का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सिरोही रियासत इसमें शामिल हुई थी, यानी कि जैसे अपने मत्स्य संघ में ABCD थी और अलवर क्या है नीमराना ठिकाना था। पूर्वी राजस्थान में बाबू, जाडू, कीको, प्रसाटो से आप बाकायदा याद रख सकते हैं। संयुक्त बृहद राजस्थान में 3 से उदयपुर ध्यान रख सकते हैं। बृहद राजस्थान से JQ + B बाकायदा हमने क्या है आपको ये बता दिया था, जो हमने जब बात की थी अपने राजस्थान एकीकरण में, यानी कि जो पहला पार्ट हुआ था उसमें यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी, यहाँ तक संयुक्त बृहद राजस्थान तक। और 1+4 मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि 1 से तो मतलब हो जाएगा मत्स्य संघ, यानी कि इसमें मत्स्य संघ भी शामिल था। ठीक है, एक तो मत्स्य संघ शामिल था, मत्स्य संघ प्लस में जो अपना चौथा चरण है बृहद राजस्थान ये शामिल था। यह आप ध्यान रखिएगा। 5वें चरण में हम बात करें तो यहाँ पर एक तो सिरोही हो गया अपना और एक हो जाएगा अपना कौन सा? संयुक्त बृहद राजस्थान, यानी कि जो अपना ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। तो इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपने जो राजस्थान संघ है ना इसमें एक तो सिरोही रियासत शामिल हुई थी और जो अपना पूरा संयुक्त बृहद राजस्थान है, क्या? संयुक्त बृहद राजस्थान, इनकी सारी की सारी रियासतें शामिल हो गई हैं। यानी कि सिर्फ यहाँ पर जो अलग रियासत देखने को मिली है वो है सिरोही रियासत। क्या है? सिरोही रियासत। तो ये 6वां चरण हो गया। अब बात करें वर्तमान राजस्थान, तो वर्तमान राजस्थान में क्या है, जो हमने एक केंद्र शासित प्रदेश देखा था अजमेर मेरवाड़ा को हमने देखा था। इसके अलावा जो माउंट आबू का देलवाड़ा क्षेत्र है, इसके अलावा सुनील टप्पा और सरोज नाम से आपने सुना होगा बाकायदा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो जुड़ा हुआ था अपना वो जुड़ा था अजमेर मेरवाड़ा को जोड़ा गया था। इसके अलावा अपना आबू देलवाड़ा को जोड़ा गया था। सुनील टप्पा है, ठीक है, सुनील टप्पा। तो देखो एक तो अजमेर मेरवाड़ा ये तो अपना केंद्र शासित प्रदेश हो गया। क्या? अजमेर मेरवाड़ा तो अपना केंद्र शासित प्रदेश हो गया।
इसके अलावा इसमें क्या प्लस हुआ था, तो अजमेर मेरबड़ा के अलावा आबू देलवाड़ा का क्षेत्र, ठीक है, आबू देलवाड़ा जो सिरोही में है अपना बाकायदा, इसका ही क्षेत्र था सिरोही का, देलवाड़ा का क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा यहां पर जो एमपी का हिस्सा हुआ करता था पहले, सुनील टप्पा, क्या, सुनील टप्पा, एमपी का जो हिस्सा हुआ करता था उसका नाम था सुनील टप्पा। सुनील टप्पा, ठीक है। ये भी अपना राजस्थान में विलय हुआ था इसका, लेकिन जो अपने राजस्थान का हिस्सा था सिरोंज, क्या, सिरोंज, तो सिरोंज को क्या है आप यहां से एमपी में पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि सिरोंज नामक स्थान का जो विलय हुआ था वो हुआ था एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। कहां पर, मध्य प्रदेश में अपना राजस्थान का एक हिस्सा हुआ करता था सिरोंज, उस स्थान को तो मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया था, लेकिन जो सुनील टप्पा अपना एमपी का क्षेत्र हुआ करता था उसको अपने 7वें चरण के तहत वर्तमान राजस्थान में शामिल कर दिया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये हो गए अपने जो चरण हैं और रियासतें हैं और ठिकाने हैं उनको याद करने की ट्रिक, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे यहां तक आपको बाकायदा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करें इसमें अब, तो यहां तक हमने क्या है कल वाले सेशन में चर्चा कर ली है। अब उम्मीद करेंगे अब जो विद्यार्थियों के मन में डाउट बना हुआ है कि सर हम रियासतों को याद कर लेते हैं बाकायदा और अपने जो ठिकाने हैं और रियासतें हैं उनको हम याद कर लेते हैं, चरणों के नाम भी याद हो जाते हैं, लेकिन जो समस्या आती है वो आती है हमें कोड याद रखने में, या बात करें अपने डेट याद रखने में। तो डेट याद रखने के लिए क्या है, आपको एक मोबाइल नंबर याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, मोबाइल नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बाकायदा, तो उसमें है एक तो ध्यान रखेगा 1825 1830 1526 01, क्या 1825 1830 1526, ये आपको कोड याद रखना है, 1825 1830 1526 1। यदि ये कोड आप याद रख लोगे तो डेट में तो आपका कोई इशू नहीं होगा, यानी कि पहले चरण में जो आपकी डेट होती है ना वो होती है 18, क्या होती है 18। फिर जो आपका दूसरा चरण आता है पूर्वी राजस्थान संघ, उसमें आपकी डेट मिल जाती है 25। तीसरा चरण जो आपका आता है उसमें भी 18 मिल जाती है। चौथा जो चरण आता है आपका उसमें वृद्ध राजस्थान में आपका 30 डेट मिल जाती है, और अपना संयुक्त वृद्ध राजस्थान आता है उसमें 15 मिल जाती है। इसके अलावा राजस्थान संघ में जो आती है अपनी छठवां जो चरण होता है वहाँ पर 26 मिल जाती है, फिर 1 मिल जाती है। तो ये 7 चरणों की तिथियाँ याद रख सकते हैं एक मोबाइल नंबर के जरिए, या कोई भी कोड आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ये कोड आपको जरूर ध्यान रखना होगा 1825 1830 1526 1, क्या 1825 फिर दोबारा से 1830 1526 1। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करें, अब देखो सर हमने डेट तो याद रख ली, क्या याद रख ली, डेट हमारी कंप्लीट हो गई। डेट के अलावा हम बात करें हमें चाहिए मंथ, क्या चाहिए, मंथ भी तो याद करने हैं। मंथ के अलावा हमें सन भी तो याद करना है, क्या, या ईयर भी तो याद करनी है। तो देखो ईयर याद करने के लिए ध्यान रखिएगा आप 48 49, इसके अलावा 50 याद रखना, 56 याद रखना। इन चारों शब्दों को या चारों डिजिटों को याद रख लेंगे तो बाकायदा आपका यहाँ पर यहाँ कहें कोई समस्या आपको नहीं आएगी। जैसे 48 है, 48 आपका 3 चरणों में आता है। कितने चरणों में, 3 चरणों में। पहला जो चरण होता है मत्स्य संघ, दूसरा जो चरण होता है पूर्वी राजस्थान संघ, तीसरा जो चरण होता है संयुक्त राजस्थान संघ, क्या, संयुक्त राजस्थान। तो इसमें क्या है आपको 3 बार 48 लगाना होगा। क्या याद लगाना होगा, 48 याद रखना होगा। इसके अलावा कॉमन आपको लेना है 19, क्या लेना है 19। अब 19 को याद कैसे कर सकते हो आप, 19 क्या थी अपनी रियासतें थी, क्या थी 19 रियासतें। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको 19 को। तो 19 तो आपका पहले ही आएगा, क्या आएगा 19। ये 3 बार हमने 19 लिख दिया, ठीक है, 3 बार 19 लिख दिया, और 3 बार क्या आएगा अपना 48। तो इसमें क्या है आप पीछे लिख दीजिएगा इसके 19 के पीछे लिख दीजिएगा आप 3 बार 48, कितनी बार
3 बार 48 लिख दीजिएगा। तो ये तो हो गया अपना कौन सा चरण, जो प्रथम द्वितीय और तृतीय जो 3 चरण है शुरुआती, उसमें बात करें मत्स्य संघ हो गया एक तो, ठीक है। मत्स्य संघ के अलावा पूर्वी राजस्थान संघ हो गया, पूर्वी राजस्थान संघ, और पूर्वी राजस्थान संघ के अलावा अपना हो गया संयुक्त राजस्थान। कौन सा? संयुक्त राजस्थान। तो 3 बार आप 48 कोड को याद रखिएगा। 19 तो आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 19 रियासतों से आप याद रख सकते हो इसे। अब बात करें, ये हो गया अपना। फिर सर अपना आगे और भी 4 चरण है, तो 4 चरणों को और लिख लीजिएगा यहाँ पर। ये 4 चरण हमने और लिख दिए यहाँ पर। अब 4 चरणों में हम बात करें, यहाँ पर 48 3 बार याद रख लिया। अब रखना है 49 कितनी बार? 2 बार। तो 3 बार तो आप क्या याद रखोगे? 48 को। और 49 कितनी बार याद रखोगे? 2 बार। तो 2 बार लिखना है हमें क्या? 49। क्या लिखना है? 49, ठीक है। अब देखो जो ये आपका आया है 2 बार जो 49 है, तो संयुक्त राजस्थान तक तो हम पहुंच चुके थे। अब आ जाएगा कौन सा? बृहद राजस्थान। कौन सा? जो अपना बृहद राजस्थान है, ये अपना बृहद राजस्थान हो गया। 4 चरण हो गए कंप्लीट। अब है 1949 संयुक्त बृहद राजस्थान। कौन सा हो गया? संयुक्त बृहद राजस्थान, ठीक है। अब बात करें यहां पर, अब क्या याद रखना है? 2 बार हमने 49 लिख दिया। अब आगे बढ़ो, 50 एक बार आएगा। कितनी बार? एक बार। 56 कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। तो एक एक बार क्या है? एक बार 50 लिख दो यहाँ पर, एक बार लिख दो 56। कितनी बार? एक एक बार लिखना है, 50 और 56। अब 50 लिख दिया। अब देखो कौन सा चरण हो गया ये अपना 6वां चरण हो जाएगा। ये हो जाएगा 7वां चरण। 6वें चरण में हमने देखा था एमपी से वह बस राजस्थान आई, तो राजस्थान हो जाएगा इसमें संघ। क्या हो जाएगा? राजस्थान संघ। इसके अलावा 56 की हम बात करें तो 56 में लास्ट कौन सा था? वर्तमान राजस्थान। क्या हो जाएगा? वर्तमान राजस्थान, ठीक है, वर्तमान राजस्थान। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? यदि कोई डाउट हो तो बाकायदा आप कमेंट करके हमें दोबारा से भी पूछ सकते हैं। वीडियो को आप दोबारा स्किप करके देख सकते हैं या पीछे करके आप देख सकते हैं। तो ये अपनी डेट याद हो गई, ठीक है। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या हमने पढ़ लिया यहां पर। एक तो ट्रिक हमने देखी 18-25, 18-30, 15-26, 1, ये देख लिया। ये 7 चरण हो गए। इसके अलावा 19 तो कॉमन है अपना, 19 तो कॉमन हो जाएगा। 19 के अलावा 48 कितनी बार? 3 बार। 3 बार लिख दो, 2 3। 49 कितनी बार? 2 बार। 2 बार लिख दिया। 50 कितनी बार? 1 बार। 56 कितनी बार? 1 बार। तो 1948, तो देखो 18 1948 मिल गया। इसके अलावा ये, रुको 1 मिनट रुकिएगा, यहां पर इशू हो गया है। हाँ, ये आएगा आपका 18, 18-25, 18-30, 15-26, 1, ठीक है। ये हो गया। 48 3 बार लिख दिया, ठीक है। 49 2 बार लिख दिया। 50 1 बार, 56 1 बार। तो 7 चरणों की डेट याद हो गई। इसके अलावा सन याद हो गए। अब जो समस्या आती है हमें किसको याद करने में? महीनों को याद करने में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसके लिए भी एक ट्रिक है, मम्मा अम्मा मंजन करो। यदि आप इस ट्रिक को याद रखते हो तो बाकायदा आपको ध्यान हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं को ध्यान रखिएगा। किसको? मैं को आप याद रखिएगा। सबसे पहले मैं को आप याद रख लीजिएगा। मैं से क्या हो जाएगा अपना? तो देखो यहां पर क्या क्या तोड़ना है आपको, मैं याद रख लो। मैं से हो जाएगा क्या? मार्च। क्या हो जाएगा? मार्च हो जाएगा। इसके अलावा फिर देखो यहां पर दोबारा से माँ आ रहा है। क्या आ रहा है? माँ आ रहा है। फिर दोबारा से भी क्या आ जाएगा? मार्च आ जाएगा। तो मार्च कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया, ठीक है। मार्च कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। ये लिख दिया। चलो, यानी 18 मार्च 1948 ये हो गया अपना कौन सा? मत्स्य संघ। इसके अलावा 25 मार्च 1948 ये हो गया आपका दूसरा चरण, जिसका नाम है पूर्वी राजस्थान संघ।
तो 2 चरण याद हो गए। इसके अलावा आगे देखो अम्मा यानी ए, और ए से क्या हो जाएगा अपना यहां पर ऐसे हो जाएगा अप्रैल, क्या हो जाएगा अप्रैल, ठीक है, ऐसे हो जाएगा अपना क्या अप्रैल। तो अप्रैल कितनी बार आ रहा है, मात्र एक बार आ रहा है, तो अप्रैल यहां लिख दो, क्या लिख दो अप्रैल लिख दो, ठीक है। अब हम बात करें ए तक पहुंच गए, फिर क्या है दोबारा से मैं आ रहा है, यहां पर दोबारा से क्या आ रहा है मैं आ रहा है। अब मैं को याद रखने के लिए यानी कि माँ यहां पर है अम्मा, तो माँ का मतलब हमने क्या बताया यहां पर मार्च, क्या मार्च, क्या बताया मार्च, तो मार्च भी अपना दोबारा से आएगा यहां पर, क्या आएगा मार्च। अब देखो क्या बन गया अपना 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ, 25 मार्च 1948 कौन सा चरण, दूसरा चरण पूर्वी राजस्थान संघ। इसके अलावा 18 अप्रैल 1948 कौन सा चरण, संयुक्त राजस्थान संघ चरण। इसके अलावा 30 मार्च 1949 कौन सा हो जाएगा अपना यहाँ पर संयुक्त राजस्थान के बाद वृहद राजस्थान। तो यहाँ तक आपका 4 जो चरण है बाकायदा आपके कंप्लीट हो गए। तो यहाँ तक हम पहुंच गए। आगे देखो मैं, क्या मैं, और मैं का मतलब क्या होगा यहाँ पर, अब आएगा मार्च नहीं आएगा यहाँ पर, अब आएगा मई, क्या याद रखना है मई आपको याद रखना है। मैं हो गया, मैं के बाद आ जाएगा अपना क्या जय, क्या आ जाएगा जय, और जय का मतलब क्या है जनवरी, क्या है क्या याद रखना है जनवरी। फिर उसके बाद नए से क्या याद रखना है आपको, नए से हो जाएगा अपना नवंबर, क्या हो जाएगा नवंबर, क्या याद रखना है नवंबर। तो देखो मैं से यानी कि मम्मा अम्मा मंजन करो, तो मैं से हो जाएगा सबसे पहले मार्च, फिर दोबारा मार्च, फिर अप्रैल, फिर यहाँ पर दोबारा से क्या आ जाएगा मार्च आ जाएगा, फिर आ जाएगा मई, फिर आ जाएगा जनवरी, फिर आ जाएगा नवंबर। तो देखो मार्च के बाद हम पहुंच गए। अब मार्च के बाद हमने क्या बताया मई, क्या बताया मई, तो मई लिख दो यहाँ पर, ये मई लिख दिया हमने। अब मई के बाद क्या है जय, और जय फॉर जनवरी, क्या है जनवरी, ठीक है। जनवरी के बाद क्या है यहाँ पर नए, और नए मतलब नवंबर, क्या है नवंबर। तो इस तरह से क्या है आप इसको याद रख सकते हैं बाकायदा। अब आपके देखो तिथि भी हो गई, मंथ भी याद हो गए, और वर्ष भी आपको याद हो गए, ठीक है। पहला कोड याद रखना 18 25 18 30 15 26 1। फिर उसके बाद आपको महीनों को याद करने के लिए मम्मा अम्मा मंजन करो, इस ट्रिक को याद रख लीजिएगा। फिर बात करें सनों को याद करने के लिए 19 तो आपकी रियासतें थी, यानी कि 19 तो आप अलग रखिएगा, एक कॉमन चीज याद रखिएगा। 19 के बाद 48 आएगा 3 बार, 49 आएगा 2 बार, 50 आएगा 1 बार, 56 आएगा 1 बार। इस तरह से क्या है ये आपकी डेट आती है, तो डेट आपकी कभी भी गलत नहीं होगी। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात कर लेते हैं। अब देखो एक एक चरण को हम देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं मत्स्य संघ। 18 मार्च 1948 हमने देखा था बाकायदा, 18 25 18 30 15 26 1, 18 मार्च हो गया 1948। उसमें जो पहला चरण है आपका उसका नाम है मत्स्य संघ, बाकायदा हमने पढ़ लिया था चरण नंबर 1। इसमें जो रियासतें थी उसको ट्रिक याद करने के लिए मैंने आपको बताया था A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपको क्या है याद रखना है। A प्लस प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको आप याद रख सकते हैं। ऐसे हो जाएगा क्या अलवर, बी से हो जाएगा क्या भरतपुर, सी से हो जाएगा धौलपुर, और डी से हो जाएगा करौली। यहाँ तक हमने देख लिया। अब मैंने आपको जब मत्स्य संघ पढ़ाया था तब उसमें आपको मैंने ये भी बताया था कि अलवर रियासत में एक ठिकाना हुआ करता था, उसका नाम था नीमराना, और ये किस रियासत में आता था अलवर रियासत में शामिल हुआ करता था, ठीक है। कौन सी रियासत में अलवर में। तो इस तरह से आप मत्स्य संघ को पूरी तरह से याद रख सकते हैं। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करें, दूसरा चरण है राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान, दोनों ही नामों से ये चरण जाना जाता है बाकायदा, ठीक है। अब देखो राजस्थान संघ की बात करें तो 25 मार्च 1948, 18 25 मैंने बताया था ना 18 25 18 30 15 26 1। तो अब क्या आ गया दोबारा से 25 मार्च 1948,
ये द्वितीय चरण है, पूर्वी राजस्थान संघ कहलाता है। अब इसमें ट्रिक हमने बताई थी कि बाबू झाड़ू कीको पिशाटू, बाबू झाड़ू कीको पिशाटू, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो बा से बात करें, सबसे पहले बा से हो जाएगा क्या, बांसवाड़ा, ये तो हो जाएगा बा से, ठीक है, बा से क्या हो जाएगा बांसवाड़ा। फिर उसके बाद वू से क्या हो जाएगा अपना बूंदी, तो वाह वू। फिर उसके बाद क्या बताया झाड़ू, तो झा से क्या हो जाएगा झालावाड़, डू से क्या हो जाएगा अपना डूंगरपुर, बाबू झाड़ू की को, तो की से क्या हो जाएगा किशनगढ़ हो जाएगा, को से क्या हो जाएगा कोटा हो जाएगा, ठीक है। की को प्रेस आटो, तो प्रेस आटो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रेस से हो जाएगा अपना क्या प्रतापगढ़, प्रेस सात से क्या हो जाएगा अपना शाहपुरा, और टो से क्या हो जाएगा एकमात्र मुस्लिम रियासत राजस्थान की वो थी अपनी टोंक रियासत। बाकी जनरल जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा मैंने आपको जैसे मत्स्य संघ में आपको बताया था कि एक ठिकाना हुआ करता था निमराना, ठीक उसी तरह से आपका जो पूर्वी राजस्थान संघ है या द्वितीय जो चरण है उसमें भी एक ठिकाना हुआ करता था, उस ठिकाने का नाम है कुशलगढ़। क्या है कुशलगढ़, और ये कुशलगढ़ कौन सी रियासत में आता था, ये आता था अपना बांसवाड़ा रियासत में। कौन सी रियासत याद रखनी है, बांसवाड़ा रियासत आपको याद रखनी है। उम्मीद करेंगे यहां तक आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब बात करें तृतीय चरण जिसे संयुक्त राजस्थान कहते हैं, मैंने आपको बताया तीसरा चरण यानी कि उदयपुर, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है तृतीय चरण है अपना तीन से क्या हो जाएगा ऊ है, यानी तीन क्या इंगित करता है ऊ को, उदयपुर, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें सिर्फ अपना उदयपुर का विलय हुआ था और 18 अप्रैल 1948 आपको डेट याद रखनी है। आगे हम बात करें, आगे चौथे चरण की बात करें तो चौथा चरण मैंने बताया था एमपी से बह यानी अपना बृहद राजस्थान, तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को आप डेट याद रखिएगा। बाकी डेट में आपका कोई इशू नहीं रहा होगा, उम्मीद करेंगे जो आपको समझाने का प्रयास किया तो आपको अच्छे से समझ में बाकायदा आ गया होगा। तो जैसे हो जाएगा अपना जो मैंने तीन आपको बताए थे ना जे क्यू, ट्रिक क्या बताई थी जे क्यू प्लस बी, यही बताई थी ना जे क्यू प्लस बी। अब ध्यान रखिएगा उसमें थोड़ा इशू हो गया था हमसे, वहाँ 12 शायद 12 हमने बताया था, 12 नहीं है वहाँ पर बीकानेर है, ठीक है, 12 यहाँ पर है ही नहीं था, यह आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है। तो जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, बी से हो जाएगा अपना बीकानेर। और जयपुर में एक ठिकाना हुआ करता था अपना क्या लावा, क्या हुआ करता था लावा ठिकाना, तो ये आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पर। बाकी और कुछ यहाँ पर बिल्कुल सब ठीक है, जे क्यू से याद रख सकते हैं, जे क्यू प्लस बी, बी से हो जाएगा अपना बीकानेर, ठीक है। अभी जो आपका पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का उसमें भी प्रश्न पूछा गया था कि अपने बीकानेर प्रजा परिषद के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था वो प्रश्न, उम्मीद करेंगे वो आपने ठीक किया होगा। जब ऑप्शनल आंसर की या बात करें जो आंसर की हमने बताई थी आपको, तो आपको अच्छे से वो समझ में भी आया होगा, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, अब अगला चरण है पांचवा चरण, इसका नाम है संयुक्त बृहद राजस्थान। डेट याद रखिएगा 18-25, 18-30, 15-26, क्या 18-25, 18-30, 15-26, 1, ये डेट बताई थी ना। तो देखो अब आ गया 15 मई 1949 ईस्वी को अपना पांचवा चरण का क्या है विलय हुआ था संयुक्त बृहद राजस्थान। बाकी बारीकी से एक एक चरण का हम आगे एनालिसिस करेंगे। आगे क्या है एक एक चरण के बारे में फुल डिस्कस हम करने वाले हैं, यानी कि जो एक अपना लगभग 4 पार्ट के समथिंग या 3 पार्ट में हम इसे ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। आगे एक और आपका पार्ट रहेगा, 1 या 2 पार्ट आपके रहेंगे, क्योंकि आपके चरण है उसमें काफ़ी सारा कंटेंट आपसे पूछा जाता है, चाहे उपराज्य प्रमुख को लेकर पूछ लिया जाए, चाहे अपने राज प्रमुख को लेकर पूछ लिया जाए, उद्घाटनकर्ता कौन होते हैं, मुख्यमंत्री कौन हुआ करते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं,
ठीक है। बाकी ये 2 सेशन आप देख लोगे तो आपका प्रश्न कहीं नहीं जा रहा, प्रश्न आपका 100% इन 2 क्लासों से ही मिल जाएगा। 2 क्लास क्या, ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसमें पूरा एनालिसिस हम कर रहे हैं या पूरा डिस्कस हम कर रहे हैं, ठीक है। तो संयुक्त प्रदेश राजस्थान में ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था जो संयुक्त प्रदेश राजस्थान है इसमें आपका क्या था, एक तो मत्स्य संघ शामिल किया गया था, कौन सा, मत्स्य संघ एक, यानी जो पहला चरण था, और एक था अपना चौथा चरण यानी बृहद राजस्थान। ये आप ध्यान रखिएगा, मत्स्य संघ और बृहद राजस्थान, इन दोनों चरणों को क्या है आपस में कंबाइन करके एक नया चरण बना दिया गया था, जिसका नाम रख दिया गया था अपना संयुक्त बृहद राजस्थान, ठीक है। आगे हम बात करें छठवां चरण, छठवें चरण में ध्यान रखिएगा अपना, इसका नाम है राजस्थान संघ। क्या है, राजस्थान संघ है ये बाकायदा। इसमें आप कैसे याद रखोगे, इसमें एकमात्र रियासत थी अपनी सुरोई, यानी कि जो सुरोई रियासत थी अपनी, सुरोई रियासत को इसमें विलय किया गया था, ठीक है, सुरोई रियासत थी। और प्लस में क्या है, जो संयुक्त बृहद राजस्थान था अपना, क्या संयुक्त बृहद राजस्थान, इसका पूरे का विलय यहाँ पर किया था। तो दोनों को मिलाकर क्या है अपना छठवां चरण बना दिया गया था राजस्थान संघ। डेट याद रखिएगा 26 जनवरी 1950, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करें अपना यहाँ पर, तो देखो अगला है वर्तमान राजस्थान, जो अपना 7वां चरण है। इसकी डेट याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 ईस्वी, यानी आई यानी वर्तमान राजस्थान, ठीक है। अब इसमें हम बात करें विलय किसका हुआ था और बाहर कौन सी रियासत गई थी। तो देखो अजमेर मेरवाड़ा का विलय अपने राजस्थान में हुआ था, आबू देलवाड़ा का विलय अपने राजस्थान में हुआ था, और सुनेल टप्पा जो एमपी का क्षेत्र हुआ करता था, ये पहले क्या है एमपी का क्षेत्र हुआ करता था, ये आप ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में क्या है, ये राजस्थान में शामिल है, वर्तमान में राजस्थान में शामिल है, ये हमने देखा था। और जो एमपी का क्षेत्र यानी राजस्थान का जो क्षेत्र था सरोंज, उसका एमपी में क्या है विलय कर दिया गया था, या मध्य प्रदेश में इसको जोड़ दिया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। ये अपने हो गए पूरे 7 चरण। आगे हम बात करें, अब बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें हम बात करें, ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो बाकायदा आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास, ताकि कोई समस्या आपको यहाँ पर ना आए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये पूरा कंक्लूजन है अपना 7 चरणों का। एक साइड दिनांक आपको मिली है, दिनांक के अलावा ट्रैक नाम आपको दिए गए हैं, नाम चरण और रियासतों को याद करने की ट्रिक। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट से। आगे हम बात करें अब, ठीक है, ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, तो ज़्यादा समय हम यहाँ पर नहीं लेंगे। अब बात करें, देखो अपना जो रियासतों का जब विलय किया जा रहा था उस समय 2 क्या है कंडीशन रखी गई थी। एक तो स्टेट स्टील एग्रीमेंट साइन करने के लिए बताया था, और एक अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र, यानी कौन रियासत अपनी स्टेट या स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पर साइन करेगी, इनके लिए क्या है अपनी शर्तें रखी गई थी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये अपने किसने प्रस्ताव पेश किया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने ये प्रस्ताव पेश किया था कि आपको क्या है या तो स्टेट स्टील एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने हैं या करने हैं आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या भारत संघ में विलय का प्रस्ताव। ये 2 प्रस्ताव इनके द्वारा लाए गए थे। अब कौन कौन सी रियासतें हैं वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं, इसके बारे में हम बात करें तो स्वतंत्रता की घोषणा के समय आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि स्वतंत्रता की घोषणा के समय भारत के वायसराय कौन हुआ करते थे, तब आपको बताना है लॉर्ड वेवेल, ठीक है, लॉर्ड वेवेल आप याद रखिएगा। ये स्वतंत्रता की समय घोषणा के समय क्या है भारत के वायसराय हुआ करते थे, ठीक है। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो बाकायदा आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि सेशन आपको पसंद आया है या नहीं, ठीक है। आगे हम बात करें, एकीकरण के प्रारंभिक चरण स्थानीय नेतृत्व एंड प्रशासनिक नींव स्थापित करते हैं। अब इसमें हम बात करें कि किस चरण में कौन कौन उद्घाटन करता रहे थे, किस चरण में कौन अपना
राज प्रमुख हुआ करता था, कौन प्रधानमंत्री बने थे, इनके बारे में आपसे प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये सेशन आपके लिए अब बेहद खास होने वाला है, क्योंकि अब जो डिस्कस करेंगे ना, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड आपका डिस्कशन होने वाला है। क्या होने वाला है? एग्जाम ओरिएंटेड, यानी ये प्रश्न सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें बात करें जो पहला चरण था, जी हाँ दोस्तों, पहला चरण था, उसमें हमने देखा था कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, 4 रियासतें इसमें शामिल थीं। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अब उसमें धौलपुर के शासक हुआ करते थे, बाकी शासकों के बारे में हम आगे आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो धौलपुर के उस समय शासक हुआ करते थे जिनका नाम था उदयवान सिंह। इनको तो क्या है, पहले चरण में अपना क्या बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया था। और पहले चरण क्या था नाम, मत्स्य संघ, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे फिर, तो प्रधानमंत्री के रूप में आप ध्यान रखिएगा शोभाराम कुमावत। जी हाँ दोस्तों, शोभाराम कुमावत जी हैं, इनको क्या है, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। आगे हम बात करें उद्घाटनकर्ता। उद्घाटनकर्ता में आप क्या याद रखोगे, नरसिम्हा विष्णु गौडगिल, ठीक है, इनका पूरा नाम है NB गौडगिल, आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं। तो इसको आप याद करें तो कैसे आप याद रख सकते हैं इसको, देखो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा चरण, क्या याद रखेंगे, चरण। दूसरे पर राज प्रमुख, तीसरे पर अपना प्रधानमंत्री, चौथे पर अपना उद्घाटनकर्ता। यह आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यानी जो पहला चरण था मत्स्य संघ, मत्स्य संघ में हमने देखा था ABCD क्या है, अपनी रियासतें हुआ करती थी। तो यहाँ पर धौलपुर के शासक हुआ करते थे कौन, उदयवान सिंह, कौन, उदयवान सिंह, यह आप ध्यान रखिएगा, उदयवान सिंह, ठीक है, यह आप ध्यान रखिएगा। मत्स्य संघ के बाद पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ में क्या है अपना, एक थे अपने कोटा रियासत, यानी बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, तो कोटा रियासत थी, कोटा को राजधानी बनाया गया था। उसी समय अपने कोटा के क्या है यहाँ पर वो बनाए गए थे, क्या, कोटा के शासक हुआ करते थे, उनका नाम था भीम सिंह, ठीक है, भीम सिंह याद रखिएगा। इसके अलावा तीसरा था अपना संयुक्त राजस्थान, सॉरी हाँ MP से बेबस संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान के कौन थे अपने, 3 से उदयपुर, ध्यान रखिएगा, यानी कि भूपाल सिंह। और भूपाल सिंह की हम बात करें तो भूपाल सिंह कौन थे, एकमात्र अपाहिज शासक थे। राजस्थान इतिहास के एकमात्र अपाहिज शासक आपसे पूछे जाएं तब आपको बता देना है कौन थे अपने उदयपुर रियासत के, भूपाल सिंह। चौथे हम बात करें, चौथे चरण में कौन थे अपने यहाँ पर, तो ये हो गए अपने कौन से, जो मत्स्य संघ है, पूर्वी राजस्थान संघ है, इसके अलावा अपना कौन सा, संयुक्त राजस्थान संघ। तो इसमें देखो हमने क्या क्या देखा, जो राज प्रमुख है बाकायदा आप देख लीजिएगा, भीम सेकंड क्या है, कोटा के हो गए द्वितीय चरण में, जो अपना पूर्वी राजस्थान संघ है। और प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, सोगोमाई, यानी कि एक ट्रिक है अपनी, इसको प्रधानमंत्रियों को याद करने के लिए ध्यान रखिएगा, सो गो मा ही, इससे क्या हो जाएगा, देखो शोभाराम कुमावत, शोभाराम, ठीक है, शोभाराम कुमावत, गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा, इसके अलावा मां से हो जाएगा अपना माणिकलाल वर्मा, माणिकलाल वर्मा, ही से हो जाएगा अपना हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, ठीक है, यह आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उद्घाटनकर्ता हम बात करें, पहला चरण है उसमें हो जाएगा NB गौडगिल, यानी पहले और दूसरे में तो थे अपने NB गौडगिल, दूसरे में भी ये थे, तीसरे में थे अपने जवाहरलाल नेहरू, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जो आपसे थर्ड, जो अपना अभी पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें प्रश्न पूछा गया था, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के बाद जो बने थे अपने उद्घाटनकर्ता, वो बने थे सरदार पटेल, यानी कि सरदार पटेल ने ही क्या है यहाँ पर बागडोर अपनी संभाली थी आगे। तो ये उद्घाटनकर्ता हो गए।
इसके अलावा संयुक्त राजस्थान के बाद जो चौथा चरण था उसका नाम था बृहद राजस्थान। क्या था? बृहद राजस्थान। और बृहद राजस्थान की हम बात करें, इस समय जो राजधानी बनाई गई थी ना, जयपुर को राजधानी बनाया गया था। जयपुर राजधानी बनी थी अपनी। बृहद राजस्थान में क्या था? JQ प्लस B। JQ का मतलब जयपुर, ठीक है, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, ठीक है। इसके अलावा B से क्या हो जाएगा? B फॉर बीकानेर। ये हमने देखा था। जयपुर को राजधानी बनाया गया था। जयपुर के उस समय शासक थे अपने मानसिंह। कौन थे? मानसिंह सेकंड। तो ये थे अपने क्या जो चरण थे, चारों चरण। अब उसके बाद क्या है, अपना राज प्रमुख का पद तो समाप्त कर दिया गया था अपने 5वें चरण के समते। तो वो क्या है, हट जाते हैं यहाँ पर, राज प्रमुख की जगह अपने है, ठीक है। प्रधानमंत्री ध्यान रखिएगा, सोबगो माही, शोभराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। तो इन चारों चरणों की आपसे बार बार रिपीट आपसे प्रश्न किए जाते हैं। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। आगे अब डिस्कस कर लेते हैं इसमें। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है बाकायदा। महाराणा भोपाल सिंह को आप ध्यान रखिएगा, एकमात्र एकीकरण के समय एकमात्र ऐसे शासक थे जो क्या थे, अपाहिज शासक हुआ करते थे, ठीक है। अब बात करें, देखो जो अपने लॉर्ड माउंटबेटन थे अपने यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया था ना, ये जो हमने देखा था यहाँ पर अभी स्टेट स्टील एग्रीमेंट और जो भारत संघ विलय है, इसके बारे में हमने देखा था कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उनके द्वारा 2 प्रस्ताव पेश किए गए थे। एक तो था स्टेट या स्टैंड स्टील एग्रीमेंट और एक था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र। अब इसमें क्या है, आगे बात करें कौन कौन सी रियासतों ने कहाँ अपने हस्ताक्षर किए थे, तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा अपना। तो सबसे पहले बात करें स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली या चाहने वाली जो रियासतें थीं वो कौन सी थीं। तो स्वतंत्र अस्तित्व चाहने वाली जो रियासतें थीं उनमें पहली रियासत थी जोधपुर, दूसरी थी अलवर और तीसरी थी यहाँ पर भरतपुर और चौथी थी डूंगरपुर। इन चारों रियासतों को आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि बार बार ये क्या है, प्रश्न आपसे रिपीट करके पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो जोधपुर, अलवर, भरतपुर और डूंगरपुर ये 4 ऐसी रियासतें थीं जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहती थीं, ठीक है। और भारत संघ में विलय चाहने वाली रियासतें थीं, उनमें बीकानेर, धौलपुर को आप याद रखिएगा। ये 2 एकमात्र ऐसी रियासत थी जिन्होंने भारत संघ में विलय किया था। यहाँ बात करें भारत संघ में सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। बीकानेर के थे अपने कौन, यहाँ पर धौलपुर के तो हो जाएंगे अपने, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो देखो जो स्वतंत्र अस्तित्व के बारे में और भारत संघ विलय में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। चारों ऑप्शनों को ये ऑप्शन में आपको दे दिए जाएंगे कि स्वतंत्र अस्तित्व चाहने वाली रियासतों में से कौन सी रियासत शामिल नहीं है। तो 3 ऑप्शन आपको इनमें से मिल जाएंगे और एक अलग आपको इनमें से दे दिया जाएगा। तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब हम बात करें, देखो राजस्थान एकीकरण के पूर्व कुछ रियासतों का झुकाव गुजरात की ओर था। यानी कि जो अपनी बात करें जो राजस्थान में रियासतें थी वो क्या था, अपना इनका जो झुकाव था वो राजस्थान की तरफ था। यानी कि वो राजस्थान में अपना विलय चाहती थी, राजस्थान में विलय अपना लेना चाहती थी। तो इसमें क्या है, 3 रियासतें हमें देखने को मिली थी। जैसे राजस्थान की तो थी अपनी डूंगरपुर रियासत और दाता और ईडर जैसी रियासतें हमें देखने को मिली थी। ईडर है, विजयनगर गुजरात है। ये क्या है, अपनी इन 3 रियासतों ने गुजरात में विलय का प्रयास किया था। यानी कि ये अपना जो विलय थी वो राजस्थान में नहीं चाह रही थी, वो किस में चाह रही थी, गुजरात में चाह रही थी, ठीक है। इसके अलावा आपसे सैन्य सम्मान और ब्रिटिश पदानुक्रम से संबंधित 3 कानूनी श्रेणी आपसे पूछी जाती हैं जिसमें सैल्यूट स्टेट होते हैं और नॉन सैल्यूट स्टेट होते हैं। ध्यान रखिएगा, सैल्यूट स्टेटों को क्या है, लगभग 17 तोपों की या 17 तोपों की सलामी देने का क्या है, उनको अधिकार होता है। यानी कि जिन रियासतों को तोपों की सलामी देने का अधिकार होता है वो रियासतें आती हैं अपनी सैल्यूट स्टेट में। और राजस्थान की इसमें 17 क्या थी, रियासतें थीं।
और दो क्या थी, नॉन सैल्यूट स्टेट वाली रियासतें थी, जिनको क्या है तोपों की सलामी देने का अधिकार नहीं था। तो इसमें क्या है, इनका कहें एक प्रकार से वर्ग बांट दिए जाते थे। जिन्हें तोपों की सलामी देने का अधिकार होता था वो बेस्ट रियासतें हुआ करती थी, और जिनको अधिकार नहीं था वो थोड़ी कम स्थिति में देखने को मिलती थी। अब उसमें देखो, सैल्यूट स्टेट में 17 रियासतें थी अपनी राजस्थान की, और नॉन सैल्यूट स्टेट में किशनगढ़ को छोड़ दीजिएगा और शाहपुरा को, ये दो रियासतें ऐसी थी जिनको हम नॉन सैल्यूट स्टेट में शामिल करते हैं। ठिकाने की बात करें तो 3 ठिकाने थे इसमें, कुशलगढ़, निमराना और लावा। 3 ठिकानों को आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम इसमें बात करें, आगे है 3 अलग अलग शक्तियों के कूटनीतिक टकराव से आधुनिक राजस्थान का क्या है उदय हुआ था, जिसमें हमने सबसे पहले जो लॉर्ड वेवेल थे, पहले वायसराय थे अपने स्वतंत्रता की घोषणा से पहले या घोषणा के समय, तो वेवेल देखे थे। माउंटबेटन का प्रस्ताव आया था, क्या स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था और विलय पत्र वाला था, ये था। तो इससे क्या है अपना ये भी शक्ति उभर कर आई थी, जिसके चलते क्या है अपने आधुनिक राजस्थान का उदय हुआ था। आधुनिक राजस्थान में इन 3 शक्तियों ने क्या है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसमें राष्ट्रीय कूटनीति जैसे पटेल और नेहरू जैसे नेताओं का क्या है कुशल नेतृत्व था और इनका हस्तक्षेप था। यानी पटेल ने अपनी रियासती सचिवालय की स्थापना की थी। तो रियासती सचिवालय की वैसे हम बात करें तो इन्होंने जो स्थापना की थी ना, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, रियासती सचिवालय। तो रियासती सचिवालय से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाए तो 5 जुलाई 1947, तो आप 5 जुलाई 1947 ये तो डेट याद रखिएगा। सचिव थे यहाँ पर बीपी मेनन, बीपी मेनन याद रखिएगा। और अध्यक्ष कौन थे अपने, स्वयं सरदार पटेल थे, सरदार पटेल। सरदार पटेल ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें हम भारत के बिस्मार्क के नाम से जानते हैं, और 31 अक्टूबर इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण तिथि है जो अपनी एकता दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा। बाकी आगे हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, अब बात करें यहाँ पर रियासतें देख लेते हैं। यानी कि जो अपनी रियासतें थी ना, जितनी भी अपनी रियासतें थीं उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया था। यानी कि राजस्थान एकीकरण किया जा रहा था उस समय, अपनी रियासतें थीं उनको क्या है 3 क्षेत्रों में बांटा हुआ था या 3 श्रेणियों में बांटा गया था, जिसमें कुछ तो थी ए श्रेणी की और कुछ थी बी श्रेणी और कुछ थी सी श्रेणी। इन 3 श्रेणियों में क्या है बांट दिया गया था रियासतों को। अब इसमें बात करें, ए श्रेणी में क्या है अंग्रेजों का सीधा अधिकार हुआ करता था। यानी ए श्रेणी में वो रियासतें शामिल थीं जिनका क्या है अंग्रेजों का सीधा अधिकार मिलता था। यानी कि उन रियासतों का पूरा कंट्रोल किसके पास था, अपने अंग्रेजों के पास था। दूसरा था बी श्रेणी की, इसमें क्या है ये रियासतों से बने क्षेत्र होते हैं, क्या है रियासतों से बने क्षेत्र होते हैं। इसके अलावा सी श्रेणी में क्या शामिल किया गया था, केंद्र शासित प्रदेश को, जहां पर जो प्रमुख हुआ करता था वो हुआ करता था चीफ कमिश्नर। क्या हुआ करता था, चीफ कमिश्नर हुआ करता था। और यहाँ पर हम बात करें बी श्रेणी के जो भी क्षेत्र थे उनमें राज प्रमुख अपना क्या था, प्रमुख हुआ करता था या प्रधान हुआ करता था। और ये श्रेणी में गवर्नर जनरल हुआ करते थे, क्या प्रमुख, यह आप ध्यान रखिएगा। अब ये श्रेणी में अपना कौन सी रियासतें थी, तो बिहार, बम्बई, मद्रास, ये तीनों क्या है तीनों क्षेत्र अपने ये श्रेणी में शामिल थे। इसके अलावा राजस्थान व मध्य भारत अपना पूरा बी श्रेणी में था। लेकिन ध्यान रखिएगा, राजस्थान का एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था अजमेर मेरवाड़ा, ये किस श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था, अपना सी श्रेणी का। बार बार रिपीट प्रश्न होता है, बार बार एग्जाम में आता है अजमेर मेरवाड़ा के बारे में, ध्यान रखिएगा किस श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था, सी श्रेणी का। इसके अलावा बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली, ये भी क्या है अपनी सी श्रेणी में शामिल हुआ करते थे। तो उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं होगा। आगे अब बात कर लेते हैं इसमें। देखो, सी श्रेणी के अब बाद देखने को मिलते हैं अजमेर मेरवाड़ा। यानी हमने जो आपको बताया था कि राजस्थान के और मध्य भारत है वो पूरा क्षेत्र अपना बी श्रेणी में आता है, लेकिन इसमें अजमेर मेरवाड़ा अपना राजस्थान का हिस्सा हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था बाकायदा। अब ये क्या था, सी श्रेणी का अपवाद था, हमने देखा था उसमें कैसे प्रशासनिक संरचना देखिएगा, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था,
इसकी अलग से क्या है, एक विधानसभा थी, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश था उसकी अलग से क्या थी, विधानसभा थी, ये ध्यान रखिएगा। और विधानसभा का जो नाम था यहाँ पर, जो अजमेर मेरवाड़ा था ना, उसकी विधानसभा का नाम था धार सभा। क्या था, धार सभा था। और कुल सदस्य यहाँ पर थे 30, यानी कि जो धार सभा थी उसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो हुआ करती थी 30। ये इस कारण क्या है, अब बात का विषय बना हुआ था अपने अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। आगे बात करें प्रोफाइल के रूप में, एकमात्र मुख्यमंत्री थे अपने हरिभाऊ उपाध्याय। क्या, हरिभाऊ उपाध्याय। ये इंपॉर्टेंट कैसे हो जाते हैं, क्योंकि इसका उपनाम आपसे पूछ लिया जाता है, द साहब के नाम से इसको जाना जाता है अपने हरिभाऊ उपाध्याय को। वास्तविक नाम था इनका बद्रीनाथ। पत्रकारिता की बात करें तो इनके द्वारा कुछ पत्र या बात करें समाचार पत्र लिखे हो गए थे, जैसे त्याग भूमि समाचार पत्र है, औदुंबर है, जो काशी से प्रकाशित करते थे। इनके संपादक हुआ करते थे अपने कौन, हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने क्या सामाजिक कार्य किया था, तो एक हटुंडी नाम से एक क्षेत्र था अजमेर का, वहाँ पर महिला शिक्षा सदन की क्या है, इनके द्वारा स्थापना की गई थी। तो इसलिए अपने हरिभाऊ उपाध्याय है। जो आपका राजस्थान इतिहास जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर व्यक्तित्व के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो बाकायदा आपके व्यक्तित्व है ना, वो साथ ही साथ हम कवर करते रहेंगे। हर टॉपिक में आपको व्यक्तित्व देखने को मिल जाएंगे, तो उनसे ही संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हमने हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में बात कर ली, आगे और भी अपने व्यक्तित्व आएंगे, अलग अलग टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो ऐसे ही अपने व्यक्तित्व टॉपिक हमें पढ़ना नहीं पड़े, इसके चलते साथ ही साथ हम कवर करते चलेंगे। आगे हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान था ना, अपने राजस्थान में जो रियासतों में बटा हुआ था, उस समय क्या है, यहाँ पर कुछ 4 राजनीतिक क्या है एजेंसियां हुआ करती थी। क्या थी, 4 प्रमुख राजस्थान की राजनीतिक एजेंसियां हुआ करती थी, जिसमें पहली एजेंसी की बात करें, एक तो थी अपनी जयपुर। क्या थी, जयपुर में थी एक एजेंसी। एक थी अपनी जोधपुर में, एक थी अपनी कोटा में, कोटा के अलावा थी यहाँ पर एक मेवाड़ यहाँ उदयपुर में। अब इसमें क्या क्या नाम था, जयपुर जो एजेंसी थी या जयपुर में जो राजनीतिक एजेंसी थी उसका नाम था जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी। इसका मुख्यालय कहाँ था, जयपुर में। राजपूताना स्टेट एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, कोटा में। इसके अलावा मेवाड़ या दक्षिणी राजपूताना स्टेट एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, उदयपुर में। ठीक है, इसके अलावा बात करें पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी का मुख्यालय कौन सा बनाया गया था, जोधपुर। तो ये 4 प्रमुख क्या थी, राजनीतिक एजेंसियां थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें 19 रियासतों को वंशवार वर्गीकरण देखें, यानी कि जो 19 रियासतें थी अपनी, वंश के आधार पर आपको बिल्कुल सटीक तरीके से याद हो जाएंगी। हालांकि ट्रिक हमने आपको बता दी है, ट्रिक के माध्यम से आपको बाकायदा याद हो चुका होगा, लेकिन वंश के आधार पर याद रखें। तो देखो, सबसे पहले मेवाड़ राजवंश आप पढ़ते हो, सभी ने पढ़ा होगा मेवाड़ राजवंश। तो मेवाड़ राजवंश में जो क्षेत्र होते हैं, जैसे उदयपुर रियासत है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राठौड़ राजवंश में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। कछवा की बात करें तो जयपुर, अलवर, ध्यान रखिएगा। यादव की हम बात करें तो जैसलमेर और करौली रियासत को याद रखिएगा। हाड़ा वंश की बात करें तो बूंदी और कोटा को याद रखिएगा। जाट राजवंश की बात करें तो धौलपुर और भरतपुर में। तो ये तो क्या है, अपने जो 19 रियासतें थीं उनका वंशानुकरण वर्गीकरण आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देवड़ा, जो अपने सुरातन देवड़ा नाम से आपने सुना होगा, सुरोई के सुरातन देवड़ा थे। तो ये तो क्या है, सुरोई रियासत है, वहाँ पर देवड़ा राजवंश चलता था। और अपनी राजस्थान की एकमात्र रियासत ऐसी थी जो मुस्लिम रियासत हुआ करती थी, वो थी टोंक रियासत। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय एकमात्र मुस्लिम रियासत थी अपनी टोंक, ये ध्यान रखिएगा। और नवीनतम रियासत की आपसे पूछी जाए तो नवीनतम जिला कौन सा बना हुआ था अपना, सबसे पहले, यानी अभी तो खैर आपके ज़िले चेंज हो गए हैं, 41 ज़िले आपके हो चुके हैं, लेकिन जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था ना, उस समय आपका नवीनतम जो जिला हुआ करता था वो था अपना झालावाड़। कौन सा था, झालावाड़, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें कि शासकों की निर्देशिका या प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे उस समय, ध्यान रखिएगा। उदयपुर के शासक थे अपने भूपाल सिंह, यानी कि जब 1900 जो अपना राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो एकीकरण के समय कौन कौन शासक हुआ करते थे, किस रियासत के कौन शासक थे, उसको देखें। तो उदयपुर जब रियासत थी, उदयपुर रियासत का विलय हमने कब पढ़ा था,
अपने संयुक्त राजस्थान में। तो संयुक्त राजस्थान में जो उदयपुर रियासत थी उस समय उसके शासक हुआ करते थे भूपाल सिंह, जो हमने पढ़ा था एकमात्र अपाहिज शासक। आगे हम बात करें डूंगरपुर रियासत। तो डूंगरपुर रियासत की हम बात करें तो ये कौन सी रियासत, कौन से एक चरण में थी अपनी? बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, यानी कि जो पूर्वी राजस्थान संघ था उसमें था। तो ध्यान रखिएगा उसमें डूंगरपुर के शासक थे लक्ष्मण सिंह। इसके अलावा प्रतापगढ़ की बात करें तो राम सिंह या अंबिका प्रताप सिंह, ये दो नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, कोई सा भी नाम मिल सकता है, ये शासक थे। शाहपुरा के थे सुदर्शन देव, जोधपुर रियासत के थे हनुमंत सिंह, ठीक है क्या, हनुमंत सिंह। बीकानेर रियासत के थे शार्दुल सिंह, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले भारत विलय पर हस्ताक्षर किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा धौलपुर के हो जाएंगे उदयवान सिंह, किशनगढ़ के हो जाएंगे सुमेर सिंह, जयपुर के हो जाएंगे अपने कौन, मान सिंह, सवाई मान सिंह सेकंड या मान सिंह सेकंड, अलवर के हो जाएंगे तेज सिंह। तो ये शासक थे अपने जब 19 रियासतें थी। लेकिन ध्यान रखिएगा बांसवाड़ा के शासक थे एक चंद्रवीर सिंह। क्या थे? चंद्रवीर सिंह। इन्होंने क्या है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय ये कथन कहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये किसने कहा था? अपने बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने। ये कथन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये कथन आप स्पेशल ज़रूर ध्यान रखिएगा। जब भी आपकी एग्जाम हो तो ये कथन जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एकीकरण से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट कथन यही है अपना। और आधुनिक राजस्थान से संबंधित बाकायदा आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अपने चाहे एकीकरण हो, चाहे प्रजामंडल हो, चाहे आपका जो बात करें यहाँ पर 1857 की क्रांति हो, इनसे हर एग्जाम में एक ना एक आध प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी तो जो अपना एकीकरण है उससे ही 2 या 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे बात करें, देखो हाड़ा राजवंश की बात करें तो बूंदी के शासक थे, यानी हाड़ा राजवंश कौन सा था अपना? बूंदी और कोटा। तो बूंदी के शासक थे बहादुर सिंह, कोटा के थे भीम सिंह। ये हमने आपको जब रियासतें पढ़ाई थी जब भी हमने डिस्कस किया। जाट राजवंश कौन से थे? धौलपुर में और भरतपुर रियासत में। तो धौलपुर के शासक थे उदयवान सिंह, भरतपुर के शासक थे ब्रजेंद्र सिंह। देवड़ा में कौन सा था अपना? सरोई रियासत, ध्यान रखिएगा देवड़ा राजवंश। इस समय सरोई रियासत के शासक थे अपने राजस्थान एकीकरण के समय अभय सिंह। जबकि जैसलमेर रियासत की बात करें तो जवाहर सिंह याद रखिएगा, यहाँ रखिएगा गिरधर सिंह याद। करौली के शासक थे गणेश पाल। कौन थे? गणेश पाल। और नवीनतम रियासत थी झालावाड़। उस समय या कहें राज राणा हरिश्चंद्र को आप ध्यान रखिएगा। तो ये थे अपने 19 रियासतों के जो शासक हुआ करते थे। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करें दोस्तों, 3 ठिकाने भी थे अपने, नीमराना है, कुशलगढ़ है और लावा है। इसके संबंध में क्या क्या कथन आपसे पूछे जाएंगे, तो तीनों ठिकानों को आप बारीकी से ज़रूर ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहले बात करें नीमराना ठिकाना का, तो नीमराना ठिकाना कौन सा था अपना? जो अलवर रियासत से संबंध था, यानी अलवर रियासत में क्या है अपना? नीमराना ठिकाना हुआ करता था। और इस समय जो शासक थे अपने नीमराना के वो थे राव राजेंद्र सिंह। कौन थे? राव राजेंद्र सिंह को याद रखिएगा। नीमराना ठिकाना के उस समय राव हुआ करते थे या शासक हुआ करते थे। आगे हम बात करें बांसवाड़ा के, तो बांसवाड़ा के थे राव हरेंद्र सिंह। कौन थे? राव हरेंद्र सिंह को याद रखिएगा। बांसवाड़ा का हो गया। इसके अलावा जयपुर में था अपना एक लावा। क्या था? लावा। इसकी लावा की हम बात करें तो 19 जुलाई 1948 ईस्वी को जयपुर में था ये, इसमें यानी कि जो जयपुर का क्षेत्र हुआ करता था। फिर उसके बाद वर्तमान में बात करें तो टोंक में पहुंच गया है, ठीक है। और शासक की बात करें तो वंश प्रदीप सिंह क्या थे, जब एकीकरण था उस समय शासक थे। विवादित तथ्य क्या है कि जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक थे उसमें लावा का एकीकरण द्वितीय चरण में बताया गया है, यानी कि जो पूर्वी राजस्थान संघ है उसमें बताया गया है। जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें आपका कि जो लावा है, जो ठिकाना है अपना लावा, इसका जो विलय हुआ या एकीकरण हुआ वो हुआ द्वितीय चरण में। लेकिन बात करें अन्य पुस्तकें आपकी क्या कहती हैं कि लावा का एकीकरण अपना चतुर्थ चरण में हुआ। अब यदि ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो किसको वरीयता आपको देनी है, तो ध्यान रखिएगा यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी अपनी ऑथेंटिक होती हैं। क्या होती हैं? ऑथेंटिक। तो यदि आपसे एनसीईआरटी बेस्ड पर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा लावा का एकीकरण आपको बताना है द्वितीय चरण में। क्योंकि बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, उसमें जो आपकी मुस्लिम रियासत थी टोंक, तो अभी वर्तमान में क्या है अपना? टोंक जिले में है।
क्या है, वर्तमान में टोंक जिले में है अपना का क्या, लावा ठिकाना। और टोंक जो रियासत है वो किस में है, अपनी द्वितीय चरण में, यानी जो पूर्वी राजस्थान संघ है वहां पर। तो आप क्या है, वरीयता सबसे ज्यादा देना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर, नहीं तो आपका प्रश्न गलत होने की संभावना बन सकती है। यदि आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलता है द्वितीय चरण, और ऑप्शन में आपको दिए होते हैं चतुर्थ चरण, इसके अलावा प्रथम चरण दे दिया जाए, तृतीय चरण आपको दे दिया जाए, ठीक है, तब आप सेलेक्ट कर देना चतुर्थ चरण। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट आप अपने क्लियर कर लीजिएगा। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। आगे हम बात करें अब, तो देखो अब जो आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जब हमने बात की थी राजस्थान एकीकरण की, तो राजस्थान एकीकरण के समय आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी राजस्थान की कौन सी रियासत थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी अपने राजस्थान की जो रियासत थी वो थी अपनी मारवाड़ा रियासत। कौन सी थी, मारवाड़ा रियासत थी। इसके अलावा सबसे प्राचीन रियासत की बात करें तो प्राचीनतम रियासत कौन सी थी, उदयपुर थी, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करें सर्वाधिक जनसंख्या किस रियासत में देखने को मिली, तो जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या थी 30 लाख, ठीक है। और सबसे प्राचीन आप सबसे छोटी पूछी जाए तो वो थी अपनी सापुरा रियासत, और सापुरा रियासत में 16,000 जनसंख्या थी, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करें सबसे अंत में, ध्यान रखिएगा, तोपों को सलामी देने का अधिकार और ऐतिहासिक अपवाद, यानी रियासतों को क्या है, तोप सलामी देने का अधिकार था, लेकिन अपने ठिकानों को नहीं था। ठिकानों में हमने बाकायदा बात भी की थी कि शाहपुरा और किशनगढ़ है, वे ऐसी रियासतें थीं, इनको क्या है, जो शाहपुरा और किशनगढ़ रियासत थी, रियासतें होने के बाद भी इन्हें तोप सलामी का अधिकार नहीं था। इसका कारण यह था कि इन्होंने क्या है, अजमेर मेवाड़ा में विलय करने को कहा था, यानी कि जब विलय किया जा रहा था तब क्या है, इनकी डिमांड थी कि हम क्या है, अजमेर मेवाड़ा के साथ क्या है, अपना विलय चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अपने शाहपुरा रियासत और किशनगढ़ रियासत का जो तोप देने का सलामी का अधिकार था वो छीन लिया गया था। तो इसके चलते क्या है, इनको तोप देने का या तोपों को सलामी देने का अधिकार नहीं था। तो वैसे जनरली बात करें तो तोपों को सलामी देने का अधिकार किसके पास होता है, अपना रियासतों के पास, लेकिन ठिकानों के पास तो होता नहीं है। लेकिन शाहपुरा और किशनगढ़ क्या है, अपनी रियासतें हैं। अब रियासतें होने के बाद भी इनको तोपों की सलामी देने का अधिकार नहीं था, जिसका रीज़न हमने आपको बताया है कि इनका जो जब एकीकरण किया जा रहा था या विलय किया जा रहा था, तब इन्होंने क्या मांग की थी कि हम अजमेर मेवाड़ा के साथ अपना विलय चाहते हैं, जिसके चलते इनकी जो अधिकार दिया गया था वो छीन लिया गया था। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में जो भी डिस्कस किया, यदि आपको कोई भी समस्या आई हो तो उम्मीद करेंगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और यदि सेशन आपको बाकायदा अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप कीजिएगा ताकि कोई भी समस्या आपको नहीं आए, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने जान लिया है पूरा, यानी कि कहें राजस्थान एकीकरण का पूरा डिस्कस हमने कर लिया है जनरली ऊपर ऊपर से। तो अब बात करें, अपने चरण रहे हैं 7 चरण हैं, उनका बारीकी से और अध्ययन हम एक आने वाले सेशन में कर लेंगे। तब ये मान के चलिएगा राजस्थान एकीकरण से आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप भले ही राजस्थान में किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इस क्लास से आपका ये मान के चलेगा 100% क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप शेयर कीजिएगा अपने प्यारे अभ्यर्थियों के पास, जो भी अपने एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान में किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो। तो आपके लिए जो सेशन है राजस्थान का एकीकरण बाकायदा, हालांकि पार्ट सेकंड है, लेकिन जो पार्ट फर्स्ट में आपको बताया गया था वो पूरा यहाँ पर है। और जो ये डिजाइनिंग नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे, तो वहाँ जाकर ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी ज़रूर ज्वाइन होइएगा ताकि आप खुद के कंटेंट आप बना सको, अच्छे से नोट्स अपने तैयार कर सको। बाकी हमारा एक ही पर्पज़ है कि विद्यार्थियों को हित को ध्यान में रखते हुए आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास हमारा रहता है। उम्मीद करेंगे सेशन आपको बाकायदा अच्छा लगा हो, तो सेशन को आप लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और जो भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़ रहे हैं या अपने जो सेशन है इसको नए विद्यार्थी देख रहे हैं, तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
बाकी अपना जो दूसरा चैनल है अरुण स्टडी पॉइंट, वहाँ चैनल पर जाकर आप जो भी टॉपिक हमारे द्वारा कराया जाता है उसका एमसीक्यू बैच आज से स्टार्ट होने वाला है, यानी 1 जून से वहाँ पर अनाउंस किया था। बाकायदा आप वहाँ जाकर अपना रिवीजन कर सकते हैं। आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा, कितना आपका रिवीजन हो पाया है। आप एमसीक्यू 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, वहाँ पर चारों ऑप्शनों को आप ज़रूर बताइएगा वहाँ पर क्या क्या आपका उत्तर होगा। तो इस सेशन को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है आपको। बाकी मिलते हैं अपने नए सेशन में अन्य टॉपिक के साथ या पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।